देखो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। यह एक ऐसा अधिनियम था, यह एक ऐसा अधिनियम था जिसके आधार पर पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग की गई, पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग की गई, जिसे जिसे पाकिस्तान के जन्म का आधार भी कहा जाता है, पाकिस्तान के जन्म का आधार भी कहा जाता है, पाकिस्तान के जन्म का आधार भी कहा जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के विभाजन पर चुनाव कराया गया, बंगाल के विभाजन पर चुनाव कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था बताओ? मिंटो द्वितीय था, इसीलिए लिखा हुआ है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मिंटो द्वितीय था, एक मिंटो फर्स्ट भी हैं। ठीक है, अभी जब हम वायसराय गवर्नर पढ़ेंगे तो मिंटो फर्स्ट मिंटो द्वितीय के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे लीजिए अगले पॉइंट से। इस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन और स्थायी बंदोबस्त को दृढ़ता प्रदान की। ठीक, अब देखो इसी के ठीक 10 साल बाद यानी कि 1900 कितना बचे 10 साल में 19, अब 1919 का अधिनियम आएगा और उससे कहा जाएगा रोलेट एक्ट। लिख लो रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट। एक रेगुलेटिंग एक्ट है, एक रोलेट एक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पहला अधिनियम है और भारत को अगर कहा जाए आईपीसी की तरह से पूर्ण रूप से गुलाम बनाना, अगर आईपीसी की बात की जाए, आईपीसी पूर्ण रूप से प्रभावी अगर कही जाए भारत में तो ये यहीं पर हुई। हालांकि आईपीसी की अगर बात की जा रही है तो ये कब की हुई थी? 1863 आईपीसी, लेकिन प्रभावी भारत पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो यही हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम आईपीसी के बारे में पूरी डिटेल्स देना शुरू करेंगे और ये वो आईपीसी है जो अभी भी हमारे काम में चलन में है, अभी भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। हालांकि आईपीसी की विचारधारा अगर कहा जाए भारत में लागू होने से पहले दिख गई थी, क्योंकि अगर भारत में लागू आईपीसी तब हुई है और इंडिया में आईपीसी की बात की जाए या संविधान की बात की जाए तो 1856 में जब अवध को हड़पा गया था तब वहाँ पर धारा 144 लगाई गई थी। ठीक है, ये धारा है और धारा आईपीसी का हिस्सा है। ठीक, क्योंकि आयरलैंड इंग्लैंड का गुलाम था, 800 साल तक गुलाम रहा, तो वहाँ पे जो आईपीसी लिखी गई है वही आईपीसी इंडिया के ऊपर लागू की गई है। बस अंतर इतना है, वहाँ भी 511 धाराएं हैं, यहाँ भी 511 धाराएं हैं। वहाँ आई मतलब आयरलैंड, यहाँ आई मतलब इंडिया है, बस इतना अंतर है, तो कोई अंतर विशेष नहीं है। ठीक है, समझ गए?
यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करते चलिएगा कि यार ये आईपीसी यहाँ पे सर क्यों बता रहे हैं लागू कर दी गई है। यहाँ पे लागू करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ से वो हम पर अब किस रूप से कानून की व्यवस्था लागू कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक नाम है रॉलेट एक्ट, एक और नाम है बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून। ध्यान से सुना होगा आप लोगों ने, लिख लीजिए, बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून। हाँ, इसी अधिनियम को आम बोलचाल की भाषा में बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस अधिनियम के आधार पर भारतीयों को बिना वारंट के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, भारतीयों को पूछताछ के लिए पुलिस चौकी में बुलाया जा सकता है। पुलिस चौकी में बुलाया जा सकता है। इसी अधिनियम के आधार पर शक के बिहाफ पर समझते हैं आप, सिर्फ शक होने के आधार पर, शक के बिहाफ पर गिरफ्तार किया जा सकता है और 4 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र होने पर 4 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर, एकत्र समझ रहे हैं ना, 4 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र हो गए तो उन पर क्या लगाया जाएगा? जमावड़ा, यानी धारा 144 का नियम लगाया जाएगा। 4 से अधिक एकत्र होने वाले व्यक्तियों पर धारा 144 का प्रयोग किया जाएगा। 4 व्यक्ति कहीं खड़े तो धारा 144, 5 खड़े हो तो कितना लगेगा? 153। कहीं लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। 5 व्यक्ति जब कहीं समूह बनाकर चलते हैं, जाते हैं, आते हैं तो 153 धारा लगाई जाती है। लॉकडाउन में किसी की छूट थी आपको, वैवाहिक कार्यक्रम में देखा होगा आप लोगों ने ना, कहा जा रहा था वैवाहिक कार्यक्रम में एक तो दूल्हा वायरल हुआ था कि वो अकेले चला गया दुल्हन लेने, वीडियो बना के वीडियो वायरल कर दिए। 4 से अधिक यानी कि 1 कर लेता है 5। मैंने ये भी कहा था कि अगर लॉकडाउन लगता है तो रूम पर या मैं कहीं भी 4 व्यक्तियों को अपने साथ पढ़ा सकता हूँ। 4 बच्चे बारी बारी करके आते, मुझे लेकर के 5। अगर यूपी में धारा 153 लग जाती तो ये मेरा उल्लंघन होता, लेकिन जब तक नहीं रखती तब तक मैं आराम से 5 लोगों को पढ़ा सकता, यानी मुझे लेकर के 5, 4 स्टूडेंट 1 मैं 5। लेकिन लॉकडाउन में किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। लॉकडाउन लगने से 17 अप्रैल को मैंने ये बात बताई थी कि भैया आप लोग चाहते हैं इच्छुक तो आइए। मैं यहीं रहता था, यहीं तो 4 लोग में से 3 लोग आते थे, प्रभास, शिवाकांत और एक दिवाकर, ये 3 बच्चे आते थे तो पढ़ाते थे। तो कभी कभी पढ़ने चले, कभी नहीं चढ़ने, तो धारा 44 को उल्लंघन भी नहीं कर रहे थे हम लोग, 153 की धारा के अंदर अगर बीत करेंगे। ठीक है, तो ये नियम है, अगर आप जान रहे हैं जिसके आधार पर पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी प्रतिबंधित बाधित तो नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? इसी का नया रूप है। अगर हम कहें रोलेट एक्ट क्या अभी जिंदा है या नहीं? वर्तमान समय जिंदा है। कहाँ पे जिंदा है, किस आधार पर जिंदा है? 22 में शायद, 22 या 21 में शायद। इसका नया नाम तुलनात्मक अध्ययन से बताएं। रोलेट एक्ट का नया नाम भारत में ये किस किस राज्यों में प्रभावी है? जम्मू कश्मीर में अब है या नहीं? एक कानून सुना होगा आपने, असफा या अपसफा। असफा अपसफा कानून सुना होगा आप लोगों ने। ये कानून
अभी कहा जाए भारत के वो राज्य जो विशेष राज्य की सूची में शामिल है, आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त हैं, उन राज्यों पर सरकार लगा सकती है। मणिपुर में फिलहाल ये भी कारगर है। जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश बनने के आधार पर ये वहाँ समाप्त हो चुका है अब। ठीक है, यानी कि नागरिक आप अगर हैं तो आपको वहाँ पर क्या करेगी पुलिस या आर्मी या फोर्स जो भी होगा, क्योंकि आप लोग जीडी वाले भी हो, आप लोगों ने जो फोर्स चुना है उस फोर्स में इसका रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। असम राइफल वाले जितने भी हैं या जो बीएसएफ वाले जिन्होंने फॉलो कर रखा है, उनको ये असफा कानून पढ़ाया जाएगा। आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो असफा कानून आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन ये इन्हीं लोग के लिए है, यूपीएसआई वालों के लिए असफा कुछ भी नहीं। ठीक, मणिपुर में आज भी लगा हुआ है। मणिपुर में अगर बात करते हैं कि अगर आर्मी को लगता है, क्योंकि ये जानते हैं ये माओवादी, आतंकवादी, ठीक है, अलगाववादी गुटों पर उनको नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था कि अगर यहाँ पे ज़्यादा उछल कूद हो रही है तो घर लगाओ असफा कानून, घर में घुस करके पूछताछ करो, जो चाहे वो करो। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है पूरा। मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी प्राइवेसी जो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21A जो आपको मिला है ये समाप्त हो जाएगा। अगर शक आ गया कि आपने भाई आप आतंकवादी से मिले हुए हैं, आपके यहाँ उठना बैठना लोगों का है, आपके घर में आ जा रहे हैं, तो वो आपके घर बिना पूछताछ किए छापा मार सकते हैं, कर सकते हैं। इसका विरोध करने वाली भारतीय महिला कौन है? प्रभास, असफा कानून का विरोध करने वाली भारतीय महिला, इसने इस कानून को हटाने की मांग की थी, तो बताएगा क्लास में? वो है इरोम शर्मिला। ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिए, मणिपुर की आयरन लेडी कही जाती है इरोम शर्मिला। मणिपुर की आयरन लेडी कही जाने वाली इरोम शर्मिला ने अलग कहीं लिखिएगा, है ना, नोट में डाउन मत करिएगा, साइड में कहीं मैंने कहा ना कि पेपर, ये आपकी कॉपी है, कॉपी के साइड में यहाँ एक लाइन खींच लिया करिए, यहाँ लिखने करिए एडवांस जीएस या जीके, और यहाँ पे लिखना शुरू किया करिए। यहाँ पे आप पैराग्राफ बना के लिखते हैं ना, आपका पूरा हेडिंग बनाया, पूरा पैराग्राफ लिखा, फिर आपने रुक गए, मैंने कुछ बात बोली फिर लिखो, तो ऐसे लिखो। ठीक है, ये गलती नहीं हुई तुम्हारी। इरोम शर्मिला कहाँ की आयरन लेडी है? ये मणिपुर की आयरन लेडी है ये। प्रभास, एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि मणिपुर की आयरन लेडी इरोम शर्मिला ने 2016 में अपना अनशन तोड़ा था, है ना, और एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम बताएं। 16 सालों का अनशन उन्होंने तोड़ा था 18 में, और उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, पार्टी का नाम बताएं, और ये चुनाव में ऐसा हारी कि इनकी जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो चुकी। श्री जमानत जब्त होने के लिए कितने वोट मतलब वोट कितने अधिक मिले कि जमानत जब्त ना हो? कुल वोटों का कितना प्रतिशत वोट अगर व्यक्ति पा जाता है तो उसकी जमानत जब्त नहीं होती? बताएंगे आप लोग? गांव में बहुत से लोग क्या कोई प्रधानी चुनाव लड़े होंगे, मतलब कौन जमानत जब्त हो गई। आपने देखा होगा एक का काम किए अपने गाँव में, सड़कें खुदवा दी, हारिन तो प्रधान बनवाए थे, सड़क खुदवा दी। तो मतलब क्या है, यही से नियम मतलब तुलनात्मक अध्ययन करते चलिए। इरोम शर्मिला की पार्टी का नाम है प्रजा पार्टी। 1/6 होता है वोटों के, कुल वोटों का, कुल वैध वोटों का 1/6 अगर भाग आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है, रद्द कर दी जाती है। ठीक है, जो जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है? जमानत जब्त होने का मतलब क्या हो गया? जो आपने फीस जमा की थी, फीस वापस नहीं होगी, वो जब्त कर ली जाएगी। हर किसी के चुनाव लड़ने की एक रिक्वायरमेंट फीस होती है। ठीक है, आपसे फीस ली जाती है क्योंकि निर्वाचन आयोग आप पर इतना खर्च करेगा, आपके लिए इतना वो ड्यूटी सिक्योरिटी क्या क्या बुलाएगा। ठीक है, बहुत सी बातें होंगी। एक चुनाव की कीमत यानी एक वोटर्स की कीमत 2019 के चुनाव की जो रिकॉर्ड है वो 46 रुपये कुछ पैसे थी। वो आसपास बताया जा रहा था कि 48 के आसपास पहुंच रहा था। यानी कि जो भारत में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, उसमें आप वोट डालने जा रहे थे तो आपके ऊपर सरकार का 48 रुपये खर्च हो रहा है। आपसे फॉर्म भरने के लिए फीस क्यों ली जाती है? आप जाएंगे, आपको एक 18 पन्नों का बुकलेट मिलेगा, बैठेंगे, पानी की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, आपके पंखे की व्यवस्था की जाएगी, आपके लिए ड्यूटी लगाई जाएगी, नकल ना करने पाएँ आप, ये सबको खर्चा कहाँ से आएगा? वो आपकी फीस से वसूला जाता है। ठीक है, आप पेपर देने का पैसा देते हैं, जैसे जब भी फॉर्म भरा करिए जरूर जाएगा, सिलेक्शन होना अलग की बात है। ठीक है,
चलिए नए पॉइंट लिखिए अगला। रूलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय रूलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड, ठीक है। अब ध्यान से रखिएगा क्योंकि जब वायसराय चेम्सफोर्ड पढ़ेंगे हम, वायसराय चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ा जाएगा तो चेम्सफोर्ड के समय में हमको ये बात पढ़नी पड़ेगी फिर से कौन सा अधिनियम लागू हुआ था। तो कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? 1919 का रूलेट एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। चेम्सफोर्ड जब पढ़ेंगे 1916 से लेकर के 1922 तक ये वायसराय रहा भारत का, ठीक है। इसने जो काम करवाए 1916 से लेकर के 22 तक, अगर कहा जाए पुरंदर की वर्साई की संधि के समय भारत का वायसराय कौन, तब दिक्कत फंस जाती है। ये क्वेश्चन बड़े प्रश्न बन जाते हैं, SI के लिए दिक्कत कर जाते हैं कि वर्साई की संधि हुई तो भारत का वायसराय पूछ लिए। तो आपको पता है वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। 18 में युद्ध खत्म हुआ, 1919 में हुआ था युद्ध, वो संधि जर्मनी पोलैंड के बीच में। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था भाई? जाहिर सी बात ये 1919 में हो रहा है तो हमारे यहाँ कौन है वायसराय? भी लिखवाया मैंने, इसीलिए लिखवा रहा हूँ कि ये वर्ष याद रखिएगा। वर्ष के समय तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। क्योंकि जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग उतना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी उस बैच में भी यही आलम चल रहा है, उस बैच में पढ़ाया प्रश्न पूछा जा रहा है तो दिक्कत जाएगी। कल का पढ़ाया परसों कुछ लगाया, शनिवार को पढ़ाया था मैंने ना कुछ टॉपिक जब एक साथ पढ़ाया था कुछ जो पेपर डिस्कशन कराया था, तो उसका आंसर नहीं आ रहा है। आज पूछा जा रहा है भैया बताओ, नहीं आ रहा है। तो ऐसा काम ना करें भैया हमारे साथ। अब समझ लीजिए कुछ बातें और भी बतानी है। ये कहनी है कि संडे जो है महिलाओं के लिए एक व्यवस्था की जा रही है कि उनकी जो वॉशरूम की दिक्कत है उसको दूर करने के लिए व्यवस्था बना दी जा रही है, जो भी कुछ बन जा रहा है। तो संडे क्लास 6 घंटे की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। संडे क्लास में आप क्या करेंगे, जो रेलवे वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास चलाई जा रही है, ठीक है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास आप कंबाइंड करेंगे, साथ करेंगे, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री समस्या समाधान हो गया आपका। बायो मैं आपका देख ले रहा हूँ, ठीक है। संडे को 2 घंटे की क्लास ये आपको मिल जाएगी। उसके बाद 4 से या 5 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। इसमें कुछ स्पेशल क्लास होंगी, कुछ चीज़ों को लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी एक चैप्टर हम पढ़ा लेंगे संविधान सभा, तो संविधान सभा से कितने प्रश्न पेपर में अब तक आ चुके हैं और कितने प्रश्न पूछ जा सकते हैं, वो सारे प्रश्न हम एक बार लिखवा देंगे, बता देंगे। क्योंकि समय कम है, अगर कहीं अक्टूबर में पेपर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। लास्ट अक्टूबर में से जाना है, लास्ट अक्टूबर के पेपर होने के बाद, पेपर अक्टूबर में खत्म होगा तभी यूपीपी की घोषणा होगी, मान के चलिए। क्योंकि सरकार के पास 25,000 रुपये का, हमने 25,000 भर्तियाँ भेजी हैं रिक्वायरमेंट के लिए कि हमें ज़रूरत है यूपी को 25,000 पुलिसकर्मियों की, ये मंजूरी पास कर दीजिए। अगर मंजूरी पास कर दी जाती है तो ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी, ठीक। अक्टूबर तक उम्मीद है कि यूपीपी आ जाएगा। एक पेपर होने के बाद समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। कोशिश करिए छुट्टी बिल्कुल ना करिए और टाइम पढ़ाना शुरू करें धीरे धीरे। हो सकता है आपका बैच 11 बजे तक हो जाए, 7 से 11 हो जाए, ये भी व्यवस्था होगी। क्योंकि आप लोग इस मामले में जानते हैं कि क्लास का टाइमिंग हमेशा बढ़ा के ही रहा है। अगर 2 घंटे रहा है तो 3 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे रहा है, कभी कभी 6 घंटे भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप ये तुलनात्मक मत क्या करिए कि आप 2 घंटे पढ़ाने के लिए कहा गया, फीस दी जा रही है आपकी 2 घंटे, ये मत सोचा करिए। आप ये सोचिए कि भाई फीस तो ले लेकिन हमारा फ़ायदा कितना होगा, वो देखा करिए। आप एक बार इधर नहीं देखते हो, इधर देखते हो, इधर नहीं देखते, इधर वाला देख लेंगे, इधर वाला क्या है, कहाँ जा रहा है। अगर बिजनेस के उधर आएंगे ना फिर तो भैया जो कुछ फीस बताओ वही लेंगे, जो बिजनेस वाला सिस्टम आएगा। 2 घंटे टाटा बाय बाय। जीनियस में जो चल रहा है, जो तुम बता रहे थे अभी, जीनियस में 900 रुपये ले रहे हैं, लेकिन कोर्स की गारंटी नहीं होंगी। कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। तुम पढ़ो 2 महीने में जितना तुम्हारा हो पाएगा। हमने कोर्स का ठेका लिया है, हम तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, ये सोच लेना एक बार। अगर मंथली में आना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कराऊंगा, जैसे आराम से पढ़ाऊंगा ऐसे आराम से पढ़ाऊंगा। जितना पेपर तक तुम्हारा कवर हो पाएगा, हमें दोस्त मत देना पड़ेगा, हम पहले बताते रहे। अगर सब लोग मंथली चाहते हो तो मंथली में कर दो, लेकिन कोर्स की हमसे उम्मीद मत रखिएगा। जहाँ तक टॉपिक हो पाएगा जिस चैप्टर तक और वहीं तक पेपर आया भाई पेपर दीजिए। आप लोग दिमाग ज़्यादा लगाते हो ना तो कि हम ज़रा यहाँ मुसीबत पड़े, आप दिमाग में क्या पड़े हो। चलिए नए पॉइंट से लिखिए अगला। क्या लिखा था?
देखिए, इसी अधिनियम का विरोध इसी अधिनियम के विरोध के दौरान एक घटना घटी थी। कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी 13 अप्रैल 5 अप्रैल नहीं, 13 अप्रैल 1919 लिख लीजिए। एक ये एक्ट था इसका, और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था उनकी गिरफ्तारी के विरोध में। ऐसे ही गिरफ्तार किया गया था इसी नियम के आधार पर। जब गिरफ्तार कर लिया गया उनको, तो भाई ये तो बात गलत थी, ठीक है, आपने ऐसे कैसे कर लिया, जनता विरोध कर रही थी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 की घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाती है घटना, ठीक है। एक अच्छा सा प्रश्न दिमाग में यहाँ आ रहा था जोड़ने वाला, जो है 13 अप्रैल 1919 की जो घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना है, इसका दौरा करने वाले, यानी कि आज़ादी के बाद जलियांवाला बाग का दौरा करने वाले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आज़ादी के बाद यानी उस समय जब घटना घटी उस समय तो बहुत से लोग आए थे, काफ़ी समय बाद बहुत लोग आए। आज़ादी हमें मिली है 47 में और बात चल रही है 19 में, इस दौरान कई लोग आए थे, पुराने अंग्रेज महारानी कई लोग आए गए। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं आज़ादी मिलने के बाद, यानी 47 के बाद, गणतंत्र भारत 1950 के बाद। अब बताएं, क्योंकि वो सब प्रश्न किताबों में मिल जाते हैं, ये करंट के प्रश्न हैं जो इतिहास बन जाते हैं। डेविड कैमरून, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, डेविड कैमरून लिख लीजिए। डेविड कैमरून इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, आज़ादी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की यात्रा यानी दौरा करने वाले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, इन्हीं से बात की गई थी। डेविड कैमरून, इन्हीं से कहा गया था, कोहिनूर हीरे के बारे में पूछा गया था, नो कमेंट्स, उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं चाहते हैं, ना कमेंट करना चाहते हैं, ना बोलना चाहते हैं, ठीक है। पत्रकार महोदय ने पूछा था कि सर वो कोहिनूर हीरा जो आपके यहाँ है, हमारे यहाँ का, वो आप क्या चाहते हैं, उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, वापस करेंगे या नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, है ना, यही बात आई। हाँ, ये होता क्या ना कि जब जैसे आपको बीच बाजार में मीडिया वाले करते क्या ना कि बीच बाजार में घिराव में आपको दबाव में सोचते कि आप उसमें प्रॉब्लम में कुछ बोल देंगे, ये एक वो होता है, संवेदनात्मक अध्ययन होता है, फैमिली वाले भी करते हैं। 4 लोग के सामने या 4 लोग के सामने दबाव बना देते किसी बात का, तो आप मजबूरन बोल देते हैं हाँ ले लीजिएगा, हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, हाँ सही है, वो चीज़ें होती, ठीक है, ये चीज़ चलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अगला। अच्छा, इसी अधिनियम में एक और चीज मिली थी ना, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, लिख लीजिए। भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1919 के अधिनियम के दौरान ही दिया गया था। भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1919 के अधिनियम में दिया गया था, 1919 के अधिनियम में दिया गया था। बताएं 2018 में किस देश ने अपने देश में यानी उसके देश में महिलाओं को स्कूटी वाहन चलाने का अधिकार दिया? सऊदी अरब। अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का भी अधिकार दिया, सऊदी अरब ने दिया, ठीक है। मोदी जी के जब जाने के बाद ये देश ऐसा था कि सोचो वहाँ अभी तक महिलाओं के अधिकार नहीं, वाहन चलाने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, ठीक है। यूपी का एक बागपत गांव है, बागपत, पंचायत ने फरमान जारी किया था कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं अकेले बाजार नहीं जाएंगी और मोबाइल फ़ोन नहीं रखेंगी, जिस पर कोर्ट ने तुरंत फटकार लगाई थी, ठीक है। आप महिलाओं को लेकर कानून नहीं बना सकते हैं, जिस देश में उसी देश में। ऐसे कानून की बात अगर करें तो अब देखो एक्ट क्या होते हैं। तालिबान ने एक्ट जारी किया है, एक अधिनियम जारी किया है कि आपको नारे लगाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। वहाँ की जो क्या है वो जहाँ पे तालिबान में कौन है, काबुल नहीं गए, कश्मीर क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा उसका, पीर क्या का नाम है उसका, पीर पंजाल की पंचशीर। पंचशीर में क्या हो रहा है कि पंचशीर में देखो तुमको चल रहा है वहाँ की कहानी अगर तुमको बताई जाए तो पंचशीर में जो मांग कर रहे हैं ना, आज़ादी 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 चिल्ला रही महिलाएं, आज़ादी आज़ादी धरना दे रहे हैं, वहाँ पे लोग चल रहे हैं, तो उसने नियम लगा रखा है, एक नया नियम पास कर दिया है कि आपको धरना देने के लिए भी आपको नियम लेने पड़ेंगे, परमिशन लेने पड़ेंगे। क्या अपने भारत में ऐसा नियम कानून है? अपने भारत में भी है,
आपको रैली करनी है, रोड मार्च करना है, तो डीएम से परमिशन लेना पड़ता है भैया, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार तब तक मौलिक अधिकार है जब तक किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो जाता। अगर उल्लंघन किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हुआ तो आपका मौलिक अधिकार अब उसके लिए दिक्कत कर रहा है। आप रोड पे धरना दो, अभी मान लो किसी बच्चे को जाना है इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए, उसका पेपर छूट गया, उसका इंटरव्यू बेकार हो गया, तुम क्या जिम्मेदार उसकी बनोगे? तुम अपने हक के लिए मांग कर रहे थे, हमारी मांग पूरी करिए, उसकी मांग तो बेकार हो गई, उसका मौलिक अधिकार समाप्त हो गया ना। इसलिए भारत में भी रूल है, ठीक है। ये अलग तरीका है कि आप मंच पे बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, वो आप बोलने का अधिकार आपको है, लेकिन ये अधिकार है एक विशेष तरह का अधिकार। बाबा रामदेव को अगर जैसे आपने याद होगा कि अधिकार आपको बताएं, अगर तो अगस्त प्रस्ताव सुना आपने? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940, 8 अगस्त अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कर देती है। 9 अगस्त को लाते हैं, काकोरी कांड की याद में लाया था, इसको अगस्त प्रस्ताव को कर देते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव क्या था? गांधी जी ने अंग्रेजों से बताया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम जो है आंदोलन करेंगे। तो वो उनको चेतावनी भी दे रहे हैं, परमिशन भी ले रहे हैं। जैसे अन्ना हजारे ने कहा था कि जन लोकपाल बिल अगर लागू नहीं हुआ तो हम अनशन करेंगे, बता रहे हैं वो, समझ गए? चलो नए पॉइंट से लिखो अगला। ये चीज देखो, जोड़ते चलना तो तुमको ज्यादा मजा आएगा। कोर्स थोड़ा सा अगर कहें जल्दीबाजी, अगर जैसे बहुत हम लोग जल्दी पढ़ी है तो ये बातें छूट जाएंगी, सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखवा दी जाएंगी। तो पॉइंट पॉइंट जो किताबों में भी है, लेकिन जो जोड़ने वाली बात है ये किताबों में नहीं है कि जोड़ कैसे रहे हैं, ठीक। चलिए लिखिए नए पॉइंट अगला, इसमें बस इतना लिखिए काम की बात है। लिखिए इस अधिनियम के उपरांत, इस अधिनियम के 9 वर्ष उपरांत, इस अधिनियम के 9 वर्ष उपरांत साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। साइमन कमीशन यानी कि भारत भेजा गया, गठन 27 में हुआ था, 28 में भारत आया, ठीक है। नोट में कहीं लिख लीजिएगा, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, 1928 में वो भारत आया था, ठीक है। ठीक है भाई, नए पॉइंट से लिखिए अगला। 1928 में साइमन कमीशन का भारत पर बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। 1928 में साइमन कमीशन का बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। तो बात साइमन कमीशन में क्या था? उसमें सब विदेशी सदस्य थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये क्या लायक है पता? मतलब कौन से नियम कानून की बात कर रहे थे? कुछ आइडिया? भारत में कोई ऐसी चीज को लागू करने के लिए जो 1919 के कानून का जो विरोध चल रहा था, उसी को प्रभावी ढंग से लागू करने का बात इसमें किया गया। इसी में कई मांग हुई, इसमें नेहरू रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। 28 में जब ये आ जाएगा तो नेहरू रिपोर्ट पेश करेंगे। और जब हम संविधान जब हम पढ़ते हैं लास्ट में, तो नेहरू रिपोर्ट हमारे संविधान की विचारधारा है, हमारे संविधान का जो विचार है वो नेहरू रिपोर्ट, यानी कि मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। रेलवे वालों में ये सब प्रश्न अक्सर आते हैं कि उनके दादा का नाम बताएं, उनके नाना का नाम बताएं, ऐसे प्रश्न देता है वो। एक आध प्रश्न से अभी से ले लीजिए आप, अच्छा सा प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता जी का नाम बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी के नाम पर एक विश्वविद्यालय है, नालंदा उनकी पत्नी नाम है। क्या कर रहे हैं बताओ, अच्छा लगेगा। कमला नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम है, KNI जिसे कहते हैं आप, सुल्तानपुर यूनिवर्सिटी, आपको पता है, कमला नेहरू। उनकी माता का नाम है स्वरूपा रानी, यानी मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम है स्वरूपा रानी, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विचाराधीन रहते हैं, जो अगर ग्रुप डी भर रखा है, ग्रुप डी के लिए जब मैं उसमें लिखवा रहा था, मैं कह रहा था कि बताएं भैया, इसे एक मान लीजिए कोई बीच के बारे में बता दिया गया, ये बीच है, जैसे आप बता दिया पम्बन बीच कहाँ है, तो पम्बन बीच आप बताएंगे तमिलनाडु राज्य, ठीक है, राज्य हो गया। या कहा गया अंडमान निकोबार बीच कहाँ है, अंडमान में है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार बीच कितने डिग्री चैनल पर है, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रश्नों का जो लिमिटेशन है, जैसा एग्जाम वैसा प्रश्न। अगर ग्रुप डी की बात करें तो सिर्फ आएगा अंडमान निकोबार द्वीपों, इसमें बीच है आप बता देंगे, ठीक है।
लेकिन अगर एनटीपीसी जो मेंस पड़ेगा जिनका, अगर उनसे कहा जाए कि अंडमान निकोबार बीच जो है कितने डिग्री चैनल पर है, तब दिक्कत कर जाएगी। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल काटता 10 है। काटता है। तो ये आपको मालूम चलना चाहिए। ऐसे प्रश्न, ये प्रश्नों का लेवल है, प्रश्न कैसे बड़े लेवल बन जाता है, छोटे लेवल में आसान प्रश्न कैसे टफ बन जाता है। अभी मैंने वहाँ पे बोर्ड पे मैंने उन लोग से पूछा, एक प्रश्न किया, यही प्रश्न किया कि एक प्रश्न मैंने ऑप्शन ले लिया कि मामल्लपुरम बीच कहाँ, ठीक है, ऑप्शन दे दिया मैंने, क्या क्या दे दिया, आंध्र प्रदेश दे दिया, सॉरी तेलंगाना दे दिया, बिहार दे दिया, ठीक है, और मैंने आपको दे दिया कोलकाता दे दिया, ठीक है, और एक आपको दे देते हैं इनमें से कोई नहीं। कोलकाता हो गया, क्योंकि बीच वही होती है। तेलंगाना में होगा नहीं, क्योंकि वो कट गया, हो गया, कोलकाता होगा। पहले तो हमें ऑप्शन जो मिले हैं, कौन कौन मिला है हमको, बिहार मिला है, तेलंगाना मिला है, कोलकाता मिला है, इनमें से कोई नहीं मिला। अब हमें बीच का मतलब है समुद्र के किनारे स्थान टच करता हो। कोलकाता समुद्र के किनारे टच नहीं करता, लेकिन वो तेलंगाना में नहीं करता है, तेलंगाना है ही नहीं। कोई राज्य इसमें ऐसा नहीं है जो समुद्री सीमा से साझा करता है। बंगाल की खाड़ी को कोलकाता छूता है, ऐसा नहीं छूता है, टच करता है, वहाँ है, लेकिन नदी पर बनाया गया बीच है, नदी द्वारा बनाया गया बीच है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं होगा। अब इसके लिए समस्या ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि राज्य जो बताया जा रहा है, क्या राज्य समुद्र किनारे है भी, पता लगा ही नहीं पा रहे। बीच में नहीं। वो तेलंगाना पक्का बच्चा लगा देगा। तो तेलंगाना कटा तो किस तरह कटा है? तेलंगाना को जो काटा गया है, तेलंगाना का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। वो अगर बात करते हैं तो ये जो तुम्हारा इधर का इलाका चला है, ये तुम्हारा महाराष्ट्र, ये तुम्हारा हो गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये जो भाग तुम्हारा है, तो ये कुछ ऐसे कट के आया है, ऐसे कुछ कट के गया है। ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना समुद्र के किनारे बीच में आया ही नहीं है। सर ये स्थल अवरुद्ध हाँ, राज्य चारों तरफ से बंधा राज्य, इसे बोलते हैं भूमिबद्ध राज्य, स्थल अवरुद्ध। स्थल अवरुद्ध, ये चीज़ें कर लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को समझिए कि यार राज्य हमारे क्या टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पहले सोच लो, समझ लो, फिर उत्तर दो। जल्दीबाजी बिल्कुल ना करना, ठीक है। क्योंकि अभी तुम लोग आज जैसे सुबह आए हो तो तुम लोगों ने एक नया चीज़ देखा, ठीक है, कार्ड सबके बन जाएंगे, फिर नया देखोगे कुछ, ठीक है। बहुत चीज़ें, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हैं। टेस्ट पेपर बिना बताए होगा, हर हफ्ते एक हफ्ता टेस्ट पेपर मिला था आपको, बिना बताए टेस्ट पेपर मिलेगा। अभी एसटी शुरू नहीं किया मैंने, एसटी शुरू कर दूंगा, दिक्कत होगी। संडे को आपको कहिए एसटी देना पड़े, उसी दिन रजिस्ट्रेशन करा के जाना पड़े। शनिवार को एसटी नहीं कराएंगे, शनिवार की क्लास में दिक्कत हो जाती है। कल 6 दिन क्लास तो होनी चाहिए ना। शनिवार को कोचिंग वाले करते क्या, शनिवार को एसटी करा देते हैं, पढ़ाते हैं 5 दिन। शनिवार को एसटी हो गई, तुम चले गए घर, संडे को आंसर की बता देगी और काम हो गया खत्म। 5 दिन क्लास चली, 2 घंटे क्लास चली, ठीक है। हफ्ते भर में आपने पढ़ाई कितनी की, 10 घंटे पढ़ाई की, ठीक है। ये भूल जाइए, यहाँ से संडे सैटरडे में ही 10 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने दिमाग को बैठा लीजिए, पहले हम बता दे रहे हैं। क्योंकि अगर दिक्कत है तो अभी कोचिंग से मूव हो जाइए, अभी बात खत्म कर लीजिए, 1 महीने अपने पढ़ के निकल जाइएगा। क्योंकि नियम बहुत सख्त कर देंगे, टाइट कर देंगे, मैं पहले बता रहे हैं। और आधार कार्ड जमा इसीलिए करा ताकि तुम्हारे घर हम पहुँच सके, ऐसे आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। घर पहुँचेंगे तो आप जान से मिलेंगे, बता देंगे सीधे सीधे, भैया ऐसी बात है, बेटे को आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, नौकरी दिला नहीं पाएंगे, घट्टा बाबा करिए, ठीक है। शादी ब्याह करो, ठीक है, कुछ ना बन पाए, कुछ बाप बने, ठीक है, बनाए कुछ तो बनेंगे ना, होगा ना बने तो बाप तो बनेंगे, बाप होता है। अगला लिखे रहे पॉइंट से, हाँ, साइमन कमीशन के समकालीन ही साइमन कमीशन के समकालीन ही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए अगला, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के दौरान संविधान सभा के गठन की
संविधान सभा के गठन की मौखिक मांग की गई। मौखिक मांग की गई। मौखिक मांग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए अगला, जिसको अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, यानी कि ठुकरा दिया गया। समझना, अंग्रेज क्यों इस समय ठुकरा गए, बात क्यों है कि हमने मांग की। मैंने तुमसे कहा ना, एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में, किसी में भी आ सकता है, दोनों का कॉमन है, जीडीएस आएगा, कि बात उठती यहाँ पे कि संविधान की औपचारिक मांग किसने की, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की। औपचारिक मतलब होता ऑफिशियली मांग 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। ये अनौपचारिक मांग है। अनौपचारिक यानी अनलीगल। आप हमसे कहो छुट्टी की मांग करो, सर हमें कल छुट्टी दे दीजिए, आपने मौखिक कहा। अगला बच्चा हमको एक लेटर लिख के देता है, एप्लीकेशन लिख के देता है कि सर मैं इस कारणवश कल संस्थान नहीं आ पाऊंगा। तो ज़्यादा प्रभावी कौन रहा, जो मेरे दिमाग पे छाप छोड़ेगा कि यार वो बच्चे का नाम मेरे दिमाग में रह जाएगा, वो कौन होगा, आप होगे या लिखने वाला होगा। लिखने वाला होगा ना, तो लिखने वाला ही कहलाता है ऑफिशियली, औपचारिक। क्योंकि आप लोग एसआई बनने जा रहे हैं, जीडी बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों का अगर आपका सीनियर कुछ कहता है, कोई ऐसी बात कहता है, जैसे होता है, आपने देखा हो सिंघम मूवी में, कहता सिंघम छोड़ दे, तो सिंघम बोलता है कि आप इसे लिख के दो, सर आप इसे लिख के दो, मैं छोड़ दूँगा। लिखने के लिए पीछे हट गया वो, कह रहा मैंने कहा छोड़ना, छोड़, चार्जशीट में ना छोड़, इसको हटा, इसको यहाँ से। तू जानता है किसका है, जयकांत जिगरे का आदमी है। ये बात होती है, तो जब बात चल रही है वहाँ पे, तो ये बात कैसे चल रही है, वो बात वहाँ पे अनौपचारिक और औपचारिक चल रही है। आपको यही करना है। तो यही बात संविधान के लिए लागू होती है कि संविधान के लिए औपचारिक मांग और अनौपचारिक मांग किसने की। क्लियर, समझ गए। तो ये कौन सी मांग है, अनौपचारिक। लिख लीजिए, कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए। 1928 में संविधान सभा के गठन की मांग अनौपचारिक थी। 1928 में संविधान सभा की मांग अनौपचारिक थी। अनौपचारिक थी। अनौपचारिक थी। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए अगला। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए अगला, नए पॉइंट लिखिएगा। औपचारिक मांग यानी कि ऑफिशियली मांग, संविधान सभा की ऑफिशियली मांग, संविधान सभा की ऑफिशियली मांग 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा संविधान की मांग को ठुकराए जाने के आधार पर, संविधान की मांग को ठुकराए जाने के आधार पर भारतीयों ने एम.एन. रॉय को एम.एन. रॉय का पूरा नाम पता है, मानवेंद्र नाथ राय। एम.एन. रॉय मानवेंद्र नाथ राय को विदेशों के संविधान का अध्ययन करने के लिए संविधान यात्रा पर रवाना किया। संविधान निर्माण की यात्रा पर रवाना किया। संविधान निर्माण की यात्रा पर रवाना किया। हमने क्या लिखा, मैंने लिखा है क्या? हाँ तो बी एन राव करो, मैं गलती बोल रहा हूँ, मैंने वही लिखा ऊपर बी एन राव, सॉरी इसको बी एन राव करो भाई, एम.एन. रॉय लिख रहा है वो, बी एन राव करो।
बी एन राव के मानवेद नहीं, उनका नाम है बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम लिखा है बेनेगल नरसिंह राव। जो यात्रा पर जा रहे हैं बेनेगल नरसिंह राव, ये कहा जाता है उस समय भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बात भी कर रहे हैं, देखो तुलनात्मक अध्ययन, 3 भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो विधि के मामले में बड़े ज्ञान जानकार हैं। ठीक है, 1900 आपका नाम क्या, इनका नाम क्या लिखा है मैंने आपको, 1928 की बात चल रही ना, ये 1928 में बात आई है बी एन राव जी से, बी एन राव। ठीक है, अब बात करते हैं बी एन राव के बाद एक नाम आपका फिर आएगा जो आते हैं, नहीं 1934 में आते हैं एम एन राय। ठीक है, ये राय है वो राव है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब बात यहाँ पे क्या शुरू होती है, अभी मैंने 3 लोग का नाम लिया। जो बी एन राव साहब है वो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति उस समय के अनुसार। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस समय अम्बेडकर क्या कर रहे हैं। अम्बेडकर की बात करते हैं तो अम्बेडकर भारत में प्रभावी 1932 से यानी 30 से प्रभावी हो रहे हैं। जब वो 1930 में गोल्डन सम्मेलन में जा रहे हैं तब से भारत में प्रभावी हो रहे हैं। ठीक है, वो एक इकोनॉमिक्स है, वो अर्थशास्त्री है। आपको लगता है कि अम्बेडकर एक पॉलिटिशियन है, नहीं, अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री है, अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति और हैं जो आते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल, इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल। रानू मंडल में समझना, रानू मंडल वो जो गायिका थी वो में समझना। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल अगर कहा जाए तो ये आपको पता होगा ये पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री हैं, भारत के भी थे। ये भारत के 1946 में विधि मंत्री थे अंतरिम सरकार के दौरान, लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में भी पहले विधि मंत्री है। इनके जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को स्थान मिलता है। ये सब संविधान के कानून के बड़े ज्ञाता है। उस समय समझना कि बी एन राव साहब को भेजा जा रहा है, और बी एन राव जब जाएंगे तो बी एन राव एक पुस्तक पढ़ करके बहुत प्रभावी हो चुके हैं, वो है पॉलिटिक्स। ये पुस्तक लिखी किसने, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, अरस्तु की लिखी पुस्तक है। तो अरस्तु की लिखी है पुस्तक है, तो अरस्तु करते हैं, अरस्तु ने 54 देशों की लगभग यात्राएं की थी 60। तो ये उनसे प्रभावी होकर लगभग 60 देश घूमेंगे, 60 देश जाएंगे, 60 देश के संविधान को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उसका फैक्स के माध्यम से, जिसके माध्यम से हो सकता है, ये भेजेंगे। अब आप बोलोगे सर ये बताओ सर उसमें फैक्स होता नहीं, भाई कोई फैक्स नहीं था, लेकिन भारत में उस समय तार व्यवस्था चल चुकी है। तार व्यवस्था यानी जब बातें उठती तो कहते सर ये फैक्स तो बहुत बाद में आया है, बात आप क्यों कर रहे हैं। तो तार व्यवस्था, और तार व्यवस्था का जन्म मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत में तार व्यवस्था 1854 में शुरू हुई थी। ये लास्ट क्लास में लोग बात कर चुके हैं ना। तो तार व्यवस्था हमारे पास 54 में आ चुकी है, तो यानी कि तार व्यवस्था के माध्यम से आदान प्रदान हम कर सकते हैं चीज़ों का। वो अध्ययन करेंगे, बताएंगे कहाँ का क्या अच्छा है, वो देखेंगे। अब दूसरी बात, ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, देशों का संविधान का अध्ययन करने जा रहे हैं ना। तो कौन कौन सा देश संविधान बना चुका है इस टाइम, 28 में निकलेंगे ये, 28 से 40 तक की इनकी यात्रा है, बीच में आते आते रहते हैं ये लगभग। तो कौन कौन से देश संविधान बना चुके हैं, प्रभास बताओ। इस समय के दौरान अगर कौन सा संविधान बना चुके हैं, इस समय तक आते आते 1940 तक हमारे संविधान का, 1946 में संविधान सभा आएगी हमारी, गठन की जाएगी। 40 तक की यात्रा के दौरान कौन कौन सा इन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले संविधान बनता है अमेरिका का। कब बनता है अमेरिका संविधान, 20 जनवरी 1789 संविधान बन जाता है। अमेरिका के संविधान लागू होने के कुछ साल बाद यानी कि 1901 में ऑस्ट्रेलिया अपना संविधान बनाता है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद 1933 में कौन लेकर के आएगा, जर्मनी संविधान लेकर के आएगा। जर्मनी के संविधान क्या कहते हैं विनीत, बीमर संविधान कहते हैं। बीमर संविधान क्यों कहा जाता है इसे, जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा। अत्यधिक संशोधन के आधार पर, इसे बीमर कहा जाता है। सबसे ज्यादा संशोधन करने वाला संविधान में देश ये है जर्मनी। ठीक है, आपको याद होगा 1933 जर्मनी का तानाशाह कौन बना था,
जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, उसने अपने एक नए संविधान को बना दिया था। उसका अलग संविधान था पहले, उसने पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, अगर उसी की तरह आधार पर देखेंगे तो दुनिया का एक देश अभी भी है जो 22 बार संविधान बदल चुका है, थाईलैंड। ठीक है, अगर हमारे देश के राजनेताओं की बात की जाए तो हमारे देश के राजनेता भी ये बात कहते हैं कि भारत का संविधान लगभग बदल चुका है, लगभग परिवर्तित हो चुका है। जो मूल संविधान में बातें थी वो बातें अब नहीं रह गई। ठीक है, 1933 के बाद यहाँ पे संविधान बनता है। 1936 में कौन देश बनाता है? आयरलैंड बताओ, 36 में या 37 में? 37 में हुआ। तो फिर 37 में कौन बनाएगा? दोनों कंफ्यूजन आ गया ना। रूस, रशिया 1936, 37 में आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। और 1946 फ्रांस और कनाडा। ठीक है, 1949 भारत का अंग्रेजों द्वारा पहला संविधान जो निर्मित किया गया था 1937, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारत का पहला संविधान, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया पहला संविधान। लागू 1900 हमारा कब होगा? 50। यहाँ तक बात क्लियर हो जाएगी। फिर बात आती है कि अगर कहा जाए दुनिया का नवीनतम संविधान, सबसे नया संविधान, लिखित संविधान किस देश का है? नेपाल का संविधान है। 20 सितंबर इसी महीने उनके यहाँ का ये डेट पूरी होने वाली है 2015। 20 सितंबर की बात करते हैं तो ये सितंबर की बात है। तो यहाँ पे संविधान बनता है नेपाल। ठीक है, जब नेपाल का संविधान बना था तो उस साल सोचने हुआ था कि नेपाल का संविधान लिखा किसने था? ये था, ये तैयारी स्टार्ट करेगा। तुमने प्रश्न किया है हमसे, जब बिल्डिंग में चलती थी तुमने पूछा था प्रश्न, जब यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी विद्या देवी, तभी बात उठी थी बड़ी सुर्खियों में। ये उठी थी, हाँ नहीं, जब ये भी बात उठी थी वहाँ पे, तो एक प्रश्न जब ये आता है तुलनात्मक वाला प्रश्न कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान को लिखा है तो किस देश के और राष्ट्रगान को लिखा है? अमार शुमार बंगाल गाना यही तो है, जो अमार शुमार है ना। एक एकला चलो रे, एक गाना बाद में आया था, एकला चलो रे, वो भी है। ये एक उपन्यास का अर्थ है, उपन्यास की लाइनें हैं। यहाँ पे बात की जाती है तो संविधान के लेखक और संविधान की संविधान सभा में कितने व्यक्ति थे, तो ये उस समय की बात थी, लेकिन ये आपके किसी काम की नहीं फिलहाल है। 599 व्यक्ति थे। ठीक है, हाँ, 599 व्यक्ति संविधान सभा में थे। ये लेखक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद हो तो आप बताइएगा, क्योंकि इस समय बिल्कुल दिमाग नहीं है कि हाँ इनके संविधान के लेखक कौन है। ठीक है, कोशिश यही करिएगा, क्योंकि ये भारत के संविधान को पूरा इन्होंने कॉपी किया है, लगभग हमने कॉपी किया इसको, इन्होंने कॉपी किया है हमारे संविधान को, यानी हमने कॉपी किया इसको, इन्होंने कॉपी किया इसको। यानी कहीं न कहीं कहा जाए नेपाल गुलाम ना होते हुए भी, इंग्लैंड का गुलाम कभी नहीं रहा नेपाल, लेकिन नेपाल गुलाम होते ना हुए भी उसने क्या किया है, इंग्लैंड की कानून व्यवस्था को अपने स्थान दे रखा है। नेपाल में भी नागरिकता कैसी है? गहरी है। नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन बीच में उसने कहा हिंदू अधिराष्ट्र, पहले कहा था उसने, संविधान लागू होने के समय उसने कहा था हिंदू राष्ट्र है, बाद में उसने अब कह दिया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हमारी चीज को कॉपी कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो 1972 के आसपास पाकिस्तान संविधान लिखेगा। श्रीलंका भी इस टाइम लिखेगा। इसका कोई मतलब हमको नहीं है, हमको मेन मतलब किससे है? मेन मतलब हमको जर्मनी से है। जर्मनी लिखेगा, बीमर आता है, ये बीमर या वाइमर। ठीक है, ये रहा अमेरिका, यूएसए। ठीक है, यह रहा आपका आयरलैंड और फ्रांस कनाडा। यानी कि फ्रांस, देखो यहाँ फ्रांस का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस ने 1776 में लिखित संविधान की मांग की थी, यानी लिखित संविधान की विचारधारा दी थी। इसने बेचारे ने बताया था, लेकिन ये बना नहीं पाया। फ्रांस ने कहा था ये बात और अमेरिका ने इसको बना लिया था। एक बात और भी है,
फ्रांस ने ही कहा था मूल अधिकार, लेकिन बेचारा फ्रांस लागू नहीं कर पाया, लागू किया अमेरिका ने। अमेरिका ऐसे कोई व्यवस्था आपके दिमाग में जहन में हो, ये विचार आपने दिया, वो विचार आपने बताया लोगों से, लेकिन आप उसको भी लागू ना कर पाए, अगला कोई लागू कर दे उसको। हाँ? बाबा आमटे, जैसे इन्होंने क्या बात की, इन्होंने जीएस में जो बात बोली है प्रभास जी ने, ये बात बोल रहे हैं बाबा आमटे, यानी कि बाबा आमटे और बाबा तलपड़े। बाबा आमटे कौन थे? इन्होंने थोड़ा सा जल्दीबाजी बोल दिया। बाबा आमटे अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग के लिए हैं बाबा आमटे, और तलपड़े मैंने कहा, तो इनके ना दिमाग में ये चल रही, तो मैं समझ रहा हूँ कि बोलना क्या चाहते हैं। तलपड़े ने वायुयान का खाका तैयार किया था, वायु विमान का खाका तैयार करने में पहले भारतीय हैं बाबा तलपड़े, ठीक है, लेकिन ये बना नहीं पाए और राइट ब्रदर्स ने उड़ा दिया। दुनिया में नाम आता, राइट ब्रदर्स का नाम आता है, समझ गए, तलपड़े का नाम नहीं आएगा। वायुयान का खाका तैयार करने वाले भारतीय, ठीक है। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। देखो पेपर में क्या होता है ना, 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपका टाइम और आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं। 80% में ही आपको पेपर निकालना होता है। 80% में अगर 80% अपने आप में 100% है तो उसका 60% निकाल लीजिए, आप पेपर दिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दिमाग चाटने वाले प्रश्न होते हैं, जैसे कहीं मिलेंगे नहीं आपको। जैसे भारत का भौतिक मैं, भारत की फिजिक्स का जन्मदाता कौन है? भारत के जीव विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक, एक फिजिक्स के हमारे ऋषि हैं प्राचीन काल में, कणाद ऋषि। कणाद ऋषि ने भौतिक विज्ञान को जन्म दिया है भारत में। एक चरक हैं, एक सुश्रुत हैं, ये भारत के जो है बायोलॉजी के जनक है यार। बायोलॉजी में दोनों पार्ट्स आते हैं, ठीक है। चरक क्या करते थे और सुश्रुत क्या करते थे? सुश्रुत कौन थे, चरक कौन थे? चरक औषधियाँ बनाया करते थे। तो औषधियाँ किससे बनती है? वनस्पति से बनती हैं, यानी बॉटनिक हो गए। और सुश्रुत सर्जन थे, जीव विज्ञानी, तो जीव विज्ञानी। समझ लीजिएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जब हम एंशिएंट से आते हैं मिडवल में, मिडवल से मॉडर्न में जब आते हैं तो एंशिएंट में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको दिक्कत कर जाएंगी। फिर आपको लगेगा कि यार ये बातें चल आ रही हैं, ये चीज़ें इलाज कैसे हो रहा है। उस जमाने में भी युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, दवाई चल रही है ना, बस ध्यान रखते रहना। चलिए ये पॉइंट लिखिए अगला। हाँ देखिए, ये लिखा था मेट्रो वाला पॉइंट लिखिए ना, मेट्रो वाला मान के थे स्थायी ऑप्शन नए पॉइंट से लिखिएगा। 1935 में अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया। 1935 में अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया। भारतीयों ने संविधान का निर्माण किया, भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया। इस संविधान के आधार पर प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन लागू रहा। केंद्र में द्वैत शासन लागू रहा। केंद्र में द्वैत शासन लागू रहा। साइमन कमीशन के कुछ प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। साइमन कमीशन के कुछ प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। इसी अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। इसी अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता, समझते हैं प्रांतीय स्वायत्तता क्या होती है? स्वायत्तता, प्रांतों की स्वायत्तता यानी कि प्रांतों का अधिकार। जैसे यूपी अपना अधिकार रखता है ना करंट टाइम में, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिएगा। स्वायत्तता मतलब होता है अपनी मनमानी कुछ क्षेत्रों में, जैसे लॉकडाउन खोलने का अधिकार, बंद करने का अधिकार कैसा है? राज्य सत्ता तो है। किसी राज्य में अगर लगा दिया जाएगा, किसी राज्य में नहीं लगाया जाएगा। अगर यही व्यवस्था अगर ना होती
तो क्वेश्चन बनता ही ना कि भारत में पहला राज्य इसने लॉकडाउन लगाया। अगर सबके लिए एक रूल लागू होता, देखो केंद्र शासन, वैध शासन यानी कि जहाँ केंद्र राज्य दोनों चलते हो, अपने आपस में चलाते हो, जहाँ सिर्फ केंद्र सरकार का शासन चलता हो। जैसे केंद्र सरकार का मतलब क्या है, जहाँ जैसे नोटबंदी क्या हुई, केंद्र सरकार है, पूरे भारत में लागू हो गई केंद्र सरकार। लेकिन लॉकडाउन या मान लेते हैं कोई नियम कानून, जैसे कह दिया जाए मान के चलते हैं कि वैकेंसी निकालेगी, वैकेंसी में कहा गया कि भाई यूपी में जो पुलिसकर्मी लिए जाएंगे पुलिस की भर्ती के, वो 18 से 23 लिए जाएंगे, लेकिन बिहार में 18 से 25 लिए जाएंगे। बिहार पुलिस भर्ती करेगी। तो ये क्या है, अपना अपना राज्य क्या कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी स्वायत्ता कर रहा है, उसका अधिकार है, ठीक है। ये 1935 के अधिनियम में लाया गया था, लेकिन लागू कब किया गया, देखो 1935 के अधिनियम में दिया गया था, परंतु लागू 37 में हुआ। तो लोग से लागू पूछेगा, स्वायत्ता लागू कब की गई थी, 37 में लागू किया गया था, 37 में लागू किया गया था। अगर अगले पॉइंट से इसी अधिनियम के आधार पर शक्तियों का विभाजन भी किया गया, शक्तियों का विभाजन, इसी अधिनियम के आधार पर शक्तियों का विभाजन भी किया गया था। कौन कौन शक्तियां, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन किया गया था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विनीत कितने विषय थे अंग्रेजों के संविधान इसमें सूचियों में, जैसे अभी करंट टाइम में संघ सूची, राज्य सूची में आपको पढ़ाएंगे सूचियां संविधान की, कितने सूचियां हैं, 12 में आएगा 7वीं सूची है ना। अंग्रेजों ने जब ये लागू किया था तब कितने इसमें विषय रखे गए, संघ सूची में तब कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने थे, समवर्ती कितने थे। नाम ले रहा हूँ, बताओ, बेइज्जती ना कराओ। बोलो बोलो बोलो, सही बोलो। अभी है ये जो तुम लोगों को वो जो बगल में लिखा गया है, जब तुम लोगों को सूचियां एक बार पढ़ा चुका हूं ना मैं, टेट के एग्जाम के लिए जब सूचियां पढ़ाई थी मैंने, तो आपको ये बात शायद मैंने बताई कि पहले कितने थे, 97 थे, इनको 100 कर दिया गया, 100 हो चुके ना अभी। इसमें 3 बढ़ाए गए, BA, B2 और 3A, जब ये बढ़ाए गए हैं आपको उठा करके, तो इतने ही विषय थे ये अंग्रेजों के, ठीक है। 66 थे समवर्ती में, अब कितने हो गए, 61 हो गए ना, इतने ही थे। यहाँ पे 47 थे, तो अंग्रेजों के समय में इतने ही थे। अंग्रेजों ने जो बना के दिया था हमको, हमने वही ले लिया था पूरा पूरा, हमने इसमें बाद में चेंजेस किया है, ठीक है, इसमें 52 हो गया, ये बाद में हमने चेंजेस किया है, ये बदलाव किया है, ये वर्तमान है, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ठीक है। समझ गए कि जब अंग्रेज लागू कर रहे हैं हम पे, तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं हमको, अंग्रेज हमको इस बता रहे हैं, हम इस कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, अगले पॉइंट से, इसी अधिनियम के आधार पर, इसी अधिनियम के आधार पर, इसी अधिनियम के आधार पर अंग्रेजों ने, इसी अधिनियम के आधार पर अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए नए संविधान को निर्मित किया, जो पूर्ण रूप से आयरलैंड के संविधान से प्रभावी था, आयरलैंड के संविधान से प्रभावी था। इसी अधिनियम के आधार पर बर्मा को भारत से अलग किया गया, बर्मा को
भारत से अलग किया गया? इसी अधिनियम के आधार पर बर्मा को भारत से अलग किया गया। प्रभास, बर्मा को भारत से अलग किया गया, बताओ बर्मा देश में किस मुगल बादशाह की समाधि है? बहादुर शाह जफर की समाधि कहाँ पर है? बर्मा में कहाँ पर है? रंगून में है। इन्हें काले पानी की सजा किस वर्ष हुई थी? की क्रांति के दौरान हुई थी। विनीत, इनकी मृत्यु कब हुई थी? बर्मा, अगर हम बात करते हैं, भारत ने पहला सर्जिकल स्ट्राइक किस देश के खिलाफ किया था? पहला सर्जिकल स्ट्राइक बर्मा के खिलाफ ही किया था, ये भी समझ लीजिएगा। बर्मा में ही किया था, बर्मा फिर पाकिस्तान के साथ 2 बार किया है हमने, बर्मा के लिए हमने 1 बार किया है। बर्मा से एक और अच्छा सा प्रश्न है, अच्छा बन जाता है। आशीष, बर्मा का नया नाम क्या है? बोलो। आता प्रश्न, उत्तर नहीं आ रहा है। बोले हैं? म्यांमार की राजधानी? तुम बता दे रहे हो इनको, ये तुमको समझ में आता भी। ये सब यूट्यूब पे पड़ेगा, चिंता ना करो, सारी चीज़ें पढ़ेंगी। कितनी चीज़ें अभी तो जब लड़कियों से पूछता होगा उनका भी ऐसे बनेगा। ये होता है क्लास का MMS। सीधी सी बात याद रखा करो, देखो आपको मैंने शायद जोड़ने का तरीका बता रखा है कि जब इनको 1857 में इनको अरेस्ट किया गया राष्ट्रीय विद्रोह के बाद, इनको काले पानी रंगून भेज दिया गया। अगर याद ना हो तो आपको 1863 में इनकी काले पानी से मौत होती है। और हमने आपसे कहा था कि कोई अगर व्यक्ति मर रहा है, 63 के 64 लिखा होता है, 64 जो भी है। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे ये मृत्यु हो रही है तो आप देखो 1863, यहीं पर दिमाग में जोड़ लो, 12 जनवरी 1863 विवेकानंद पैदा। मतलब एक साथ 2 जोड़ लो, दिमाग में तुम्हारे कभी गलती नहीं होगी कि यार ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बात बनती जाएगी। और अगर तुम जोड़ रहे हो 1935 पढ़ रहे हो तो भारत शासन अधिनियम इसे कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ रहे हो तो 1935 को अगर पढ़ रहे हो तो याद भी कर लो ना कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले नेशनल पार्क किस राज्य में खोला गया था? उत्तर क्या देंगे आप? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में बना था उस समय, विभाजन के दौर पर है। आप विभाजन, ये प्रश्न देखो, प्रश्न की एक आयु सीमा होती है, उसकी भी मृत्यु होती है, ठीक है। किसी जमाने में हम और आप पढ़ते थे कर्क रेखा बिहार से जाती थी, आज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कर्क रेखा कहाँ से जा रही है? बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड से जा रही है, समझ रहे हो? वो प्रश्न मर गया, अब उसका जन्म हुआ था, वो मर गया। अब प्रश्न अगर यही कहा जाए तो यहाँ पे प्रश्न तुम्हारे सामने है। 1935 में ही शायद तुमको याद होगा RBI 1934 में यंग हिल्टन धारा 22A के आधार पर RBI खोली गई। धारा 22A के आधार पर RBI खोली गई थी। 1934 में ये बात कही गई थी और 35 में खोला गया था। फिर एक तुमको प्रश्न मिल जाता है तो 1935 में जब RBI की स्थापना हुई तो 1935 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी नोट छापने की मशीन भी आई थी। पहली नोट 1935 में छापना शुरू की गई थी, यानी कि कहा जाए इंडियन गवर्नमेंट जो करेंसी है वो 35 छपना आ गई थी। समझ में आया? चलो अगले पॉइंट लिखना शुरू करो। 1935 के अधिनियम में लिखना, इसी अधिनियम के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई इसी अधिनियम के आधार पर। इसी अधिनियम के आधार पर भारत में नोट छापने के लिए टकसाल
व्यवस्था स्थापित की गई, टकसाल व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था, दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था और दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था और बिना इंजन वाला वाहन कहा था। एक कार जिसका ब्रेक नहीं, ब्रेक तो बहुत है, ब्रेक तो बहुत है परंतु इंजन नहीं, इंजन नहीं। बात आई, बिना इंजन वाला वाहन कहा था, ठीक है, बिना इंजन वाला वाहन कहा था। ब्रेक लिया, ब्रेक तो बहुत है परंतु इंजन नहीं है, ब्रेक तो बहुत है परंतु इंजन नहीं है। लिखिएगा अगले पॉइंट पर आइएगा। देखिएगा 1935 के द्वारा निर्मित संविधान, 1935 के द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा 1935 के द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा भारत के संविधान की नींव रखी गई, भारत के संविधान की नींव रखी गई, भारत के संविधान की नींव रखी गई। अंग्रेजों के द्वारा निर्मित संविधान में, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित संविधान में 8 अनुसूचियां, 14 भाषाएं और 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद कितने थे? 8 अनुसूचियां, 14 भाषाएं, 22 भाग। लिखिए पहले 8 अनुसूचियां, 14 भाषाएं, 22 भाग। हाँ? 2/3 लिख के आता है, 2/3 हमने लिए हैं अनुच्छेद, लेकिन थे कितने? 400 कहीं 32 लिखा मिलता है, कहीं 444 में लिखा मिलता है, लेकिन लगभग 400 अनुच्छेद लिख लीजिए आप ऐसे करके। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं इसका है, क्योंकि आपसे फालतू का एक उसे कहे प्रश्न बना दिया जाए, आप लिख लें। हालांकि बहुत ज़्यादा 432 रहा है अनुच्छेद, लेकिन लगभग 400 अनुच्छेद थे, ये कर लीजिए। ये एक आसपास पहुंच जाते हैं आप, ठीक है। मतलब सोचना 8 अनुसूचियाँ, 14 भाषाएं, 22 भाग, लगभग 432 अनुच्छेद थे इसमें। अब उसके बाद देखना, देखो ध्यान से कि हमने कितना चुराया है, ठीक है। भारत के संविधान को, संविधान के निर्माण करने वाले व्यक्ति, संविधान के पिता ने कहा था कि अगर हमें यह अधिकार दे दिया जाए तो मैं शायद इसे जला दूँ। जल्दीबाजी में निर्मित किया गया संविधान उधार का बोरा है, ठीक है। 8 अनुसूचियाँ, 14 भाषाएं, 22 भाग, 432 अनुच्छेद अगर ये कहे जा रहे हैं ये उनके संविधान में थे, तो हमारे संविधान में भी 8 अनुसूचियाँ, 14 भाषाएं, 22 भाग, 395 अनुच्छेद लिए गए, मतलब बनाए गए। तो संविधान बना ये हमारा, ये 1950 का संविधान है, जब लागू किया गया था तब का संविधान है, निर्मित लागू तब का है। अब कितना हो गया हमारे पास? 12 अनुसूचियाँ, यहाँ पे कितना हो गया? 22 भाषाएं, 25 भाग और 448 अनुच्छेद करंट टाइम में हो चुके हैं। ये हमारा आज का संविधान है, अब का संविधान है। हिंदी अगर हिंदी वाले पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो 465 विकिपीडिया पर दिखाएगा, जो कि हिंदी की मान्यता कम होती है, इसलिए हिंदी में लिखे गए टैग या हिंदी में लिखी गई चीज़ों को मान्यता नहीं मिलती है, अंग्रेजी में ज़्यादा मिलती है। और हमारा संविधान अंग्रेजी में मूल में लिखा ही गया है। संविधान की मूल भाषा क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी संविधान की मूल भाषा है, इंग्लिश। गांधी जी की आत्मकथा की मूल भाषा क्या थी? गुजराती थी, उन्होंने गुजराती में लिखा था, ठीक है भैया, समझ गए? ये जरा विचार दे लीजिएगा, ये जो आपका विचार वाला बात है, ये अभी
मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, विवादित प्रश्न है, बाकी बहुत से लोगों पर चला आ रहा है, वो इतना ही मान रहे हैं, इतना ही मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे। ठीक है, और ये अनुच्छेद वाली जो बात होती है, तो अनुच्छेद में भी दिक्कत होती है। लोग जैसे ये आपको मैंने कहा 19A, क्या ये अनुच्छेद है नया? ये क्या नए आर्टिकल के रूप में गिना जाएगा? 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19G, क्या ये ऐसे नए अनुच्छेद के रूप में गिना जाएगा? सर अनुच्छेद जो बढ़ाए जाएंगे वो कैपिटल ए होंगे, अगर स्मॉल होगा तो वो नए नहीं गिने जाएंगे। वेरी गुड, बहुत सही बात। जब कभी, ठीक है, अगर कहा जाए 35A ऐसे लिखा जाएगा तो ये नया अनुच्छेद काउंट किया जाएगा। जब कभी 4 का ऐसे लिखते हैं या 4A कर दिया जाए तो ये गिना जाता है, नया अनुच्छेद, नया भाग, नया वो रहेगा। जब तक कैपिटल में संख्या नहीं लिखी जाएगी वो अनुच्छेद का रूप नहीं ले सकती है, वो अनुच्छेद के भाग का उपयोग लिख लेगी। यानी कि 19 के अगर कहे जाए 7 खंड किए गए थे, इसमें से एक खंड समाप्त कर दिया गया है, अब 6 ही खंड बचे हुए हैं। ठीक है, तो 19 का खंड 1, खंड 2, खंड 3 ये लिखा हुआ है, यही पढ़ते रहते हैं आप। ठीक है, समझ लीजिएगा। तो अगर इसको लेके चला जाए तो ये भूल जाइए, ये भी कब पढ़ जाएंगे, तब तो हमारा 500 प्लस हो जाएगा। अगर सिर्फ इसको लेके चल रहे हैं हम, तब जाकर के हमारा बनता है। समझ गए? चलो नए पॉइंट लिखो अगला। उन्नीस सौ 1935 का संविधान, 1935 का संविधान या अंग्रेजों द्वारा निर्मित संविधान, 1935 का संविधान या अंग्रेजों द्वारा निर्मित संविधान, अंग्रेजों द्वारा निर्मित संविधान 26 जनवरी 1950 तक प्रभावी रहा। वैसे एग्जैक्ट अगर कहा जाए ये डेट है, लेकिन अगर आपको परेशान किया जाए, घुमाया जाए, तो 25 जनवरी 1950 की मध्यरात्रि तक ये प्रभावी रहेगा। मध्यरात्रि मतलब 12 बजे के बाद 26 जनवरी लग गए और हमारा संविधान प्रभावी हो गया। ठीक है, समझ लेना यहाँ पे बात क्या कहना चाहता हूँ। बात कहना चाहता हूँ कि कब तक रहा, क्योंकि प्रश्न ऐसे नहीं आएगा। प्रश्न पूछेगा आपसे कि हमारा संविधान तो 1950 में बना, आज़ादी हमको 47 में मिल गई, तो हमने 47 से लेकर के 1950 की जो यात्रा है, ये 2.5 वर्षों की यात्रा, ये 2.5 वर्षों की यात्रा हमने किस संविधान के तहत किया? भाई अंग्रेज तो चले गए हमको छोड़ करके, हम आज़ाद हो गए, तो हमने अपने देश को किस आधार पर चलाया 2.5 वर्षों तक? तो हमने अपने देश को 2.5 वर्षों तक भारत शासनाधिनियम 1935 द्वारा निर्मित संविधान के आधार पर चलाया। समझ में आ गया? तो ये कहीं लिख लो, इस पॉइंट को ऐसे बना के लिख लो। आज़ादी के बाद लगभग, आज़ादी के बाद लगभग 2.5 वर्षों तक, 2 सही पटे 2, लगभग 2.5 वर्षों तक अंग्रेजों के संविधान के द्वारा ही भारत का शासन किया गया था। अंग्रेजों के संविधान के द्वारा ही भारत का शासन किया गया था। यानी कि रामचंद्र भैया जब आएंगे तब राजा बनेंगे, अभी तो खड़ाऊ से काम चला लेंगे। ठीक है, तो जब 1950 संविधान हमारा बन के तैयार हो जाएगा तो हम अपना देश चला लेंगे। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम जो है खड़ाऊ से काम चला लेंगे। यानी अंग्रेजों के छोड़े हुए, उतारे हुए चीज़ों से हमने अपना काम चलाया जब तक संविधान हमारा नहीं बना। ठीक है, ये आपकी और हमारे सब किताबी विचारधारा है, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी हम अंग्रेजों के संविधान के आधार पर ही अपना देश चला रहे हैं। क्योंकि ये आपके सामने डेमो बना रखा है, यहाँ से कितने अनुच्छेद हमने लिए हैं, क्या क्या हमने किया है, जो इनके बातों में मेंशन था वो हमारी बातों में मेंशन है, पूरी चीज़ें वही हैं और कुछ भी नहीं है। बस पहली अनुसूची में तो कुछ बातें वो संशोधित कर दी गई हैं। ठीक है, जहाँ संघ राज क्षेत्र जो है ये कर दिया गया है, क्योंकि राज्य संघ क्षेत्र अंग्रेजों के समय में भी था। आपको पता है जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो अंग्रेजों ने कितने राज्य और कितने संघ हमको दे के गए थे? जब अंग्रेज भारत से गए, भारत छोड़कर गए तो उस समय भारत में कुल कितने राज्य और शासित प्रदेश थे?
14 राज्य 6 केंद्र शासित। हाँ? 11 प्रांतों का चुनाव हुआ था संविधान सभा, 14 राज्य 6 वो केंद्र 1946 में हुआ था। है ना? 14 राज्य 6 जब केंद्र हमें आज़ादी मिली थी तब 14 राज्य हमारे पास हो चुके थे। 6 केंद्र 14 राज्य और 6 शासित प्रदेश हमारे पास थे। अंग्रेजों के समय में जब संविधान सभा बन रही थी तो 4 शासित प्रदेश थे और 11 प्रांत थे। क्योंकि अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा बहुत डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि भैया जो 4 राज्य थे, शासित प्रदेश थे वो, या 11 प्रांत, ये प्रांतों से कौन कौन से कहाँ, क्योंकि एसआई में महिलाओं का प्रांत पूछेगा। जो प्रसिद्ध महिलाएं संविधान सभा में रही हैं उनका प्रांत आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। यार ये चल क्या रहा है, ये पूछा कहाँ से जा रहा है। जीडी वालों की सिद्धि नहीं है, एसआई वालों की सिद्धि है। 15 महिलाओं में से गिनी चुनी महिलाओं का वो स्थान पूछ लेंगे। इस महिला का चयन कहाँ से किया गया था। पुरुषों का तो पूछ पाएंगे नहीं, क्योंकि पुरुष इतनी बड़ी संख्या रही है कि हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर कहा 389 में से आप 15 निकाल दीजिए तो इतने पुरुषों का आप क्षेत्र कहाँ तक याद करेंगे। सबका बस हिट जैसे अम्बेडकर का बहुत हिट है, अम्बेडकर पूछे ही जाते हैं। अलग हो गया तो महाराष्ट्र से आए थे। हाँ, उनके विवाद है, पहले महाराष्ट्र से हारे, फिर पूर्वी बंगाल से वो बने, फिर उसका विभाजन हो गया, वो चला गया पाकिस्तान, फिर वहाँ से हट गए, फिर उनको फिर महाराष्ट्र यानी मुंबई से फिर भेजा गया लड़ा के सीट खाली करा दी गई। जैसे अगर कहें योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो वो सांसद कहीं और थे, लेकिन सीट कहीं खाली कराएगी, उनको विधायक बनाया गया। यही काम ममता बनर्जी के लिए किया जा रहा है, यही काम वहाँ चल रहा है, समझिएगा। तो ऐसे उससे उस जमाने में ऐसे काम होते थे, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, तुम लोग परेशान बिल्कुल ना, ये बड़ी बड़ी बातें तुमको समझ में भी नहीं आएंगी। अभी थोड़ा समय लगेगा तुम लोग, यार ये बातें क्या चल रही। जब एक बार भूमिका संविधान की बन जाएगी तो तुमको समझ में आने लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखें, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद क्लास।